नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube के इस नए प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस डिस्कशन में हम अपने पूर्व के वीडियो के डिस्कशन को ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रम में बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक को एक समीक्षा के माध्यम से आप सभी के समक्ष पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो पिछले वीडियो में हमने पंचायती राज के इंट्रोडक्शन और कुछ अनिवार्य प्रावधान और कुछ स्वैच्छिक प्रावधान को हमने एक विस्तृत रूप में आप सभी के सामने रखा था, और इस वीडियो में हम उसके इम्पैक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था में आपने जाना कि शासन की स्थापना अधिक से अधिक जनता के नजदीक हो सके, यही मुख्य ध्येय था, यही मुख्य उद्देश्य था, ताकि जनता सरकार से अधिक खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सके और अपनी बातों को पहुंचा सके। जैसे किसी एक दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के जो एक कोई सामान्य नागरिक है, अगर वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहे तो उसे प्रधानमंत्री तक आने की जरूरत नहीं है। वो अपने जो स्थानीय लेवल पे जो जनप्रतिनिधि है उसके माध्यम से वो अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पंचायती राज का जो मुख्य जो उद्देश्य था वो यही था कि शासन की स्थापना अधिक से अधिक जनता के नजदीक हो सके, ताकि जनता शासन और प्रशासन से खुद को अधिक जुड़ा हुआ महसूस कर सके। और इसी व्यवस्था को आप एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। और इस व्यवस्था की जो विपरीत व्यवस्था है वो केंद्रीकृत व्यवस्था है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए भारत में एक ही व्यक्ति पूरे भारत पे शासन चलाता, जैसे प्रधानमंत्री, ना तो स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर होता और ना ही पंचायती राज की कोई व्यवस्था होती, तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था के विपरीत वाली व्यवस्था है। तो आइए आज हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं। अब जब भी आपको किसी भी प्रश्न में इम्पैक्ट पूछे, कोई भी किसी भी संदर्भ में, तो इम्पैक्ट्स दो तरह के होते हैं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। तो आप जैसे उसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, तो वहां पे जो होता है एग्जामिनर वो इन बातों को समझने का प्रयास करता है कि हाँ, ये प्रभाव में इन्होंने सकारात्मक नकारात्मक को साथ में न लिख के अलग अलग क्लासिफाई किया है, तो इसमें एक मुख्य परीक्षा संबंधित चीजों को उन्होंने अच्छे से पढ़ा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक प्रभाव की। मतलब पंचायती राज व्यवस्था को जो इंट्रोड्यूस किया गया और इसको जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, तो उसमें उसके कुछ प्रभाव जो पड़े, उसमें सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। तो पहला ये जो शासन में सहभागिता है, पंचायत स्तर पे जो चाहे वो SC ST को जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन की बात कही गई हो, या वोमेन को 1/3 सीटों पे रिजर्वेशन की बात की गई हो, तो उससे आप देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में जो प्रतिनिधि के रूप में है वो कुछ ऐसे सेक्शंस आ रहे हैं धीरे धीरे चुन के। हालांकि इनकी संख्या अब भी कम है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऐसे वर्गों को आप वहां पे प्रतिनिधि के रूप में चुन के आते हुए देख पाएंगे, जिसको कल तक कोई पूछता नहीं था, जो वंचित समुदाय थे, जो हाशिए पे धकेल दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड क्लास जो है, वंचित समुदाय जो है, इनका पार्टिसिपेशन जो है वो शासन में बढ़ा है। तो ये एक सकारात्मक प्रभाव में दिखाई दे रहा है। अगला ये वोमेन एम्पावरमेंट, इसमें तो कुछ समझाने की विशेष जरूरत है नहीं, क्योंकि महिलाओं को जब 1/3 सीटों पे रिजर्वेशन पंचायती राज व्यवस्था के तहत दिया गया, तो महिलाएं तो 1/3 सीट पे आ रही है। तो इससे महिला का सशक्तिकरण, शासन प्रशासन में महिलाओं का जो रोल है वो बढ़ रहा है। और अनेक क्षेत्रों में या फिर पंचायत से संबंधित क्षेत्रों की अगर बात करें तो आप देखेंगे कई ऐसे जो ग्राम प्रधान है जिसके प्रतिनिधि के रूप में वहां महिला भूमिका निभा रही है, तो एक से एक बढ़ के अनेक कामों को उनके द्वारा किया जा रहा है, जो एक उसको कहीं ना कहीं रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अगला ये पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, ये जो एक नंबर वाली ये जो पॉइंट है, इसको ही आप समझिए, उसी की पुनरावृत्ति है फिर से कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। इसमें क्या होता है कि सभी वर्ग, जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे वर्ग हैं, जाति है, समुदाय है, लिंग है, तो उसमें क्या हो रहा है, सबका पार्टिसिपेशन आपको वहां पे दिखाई देता है। ठीक है, और बड़े ही रुचिपूर्ण ढंग से वो सभी इस चुनाव में भाग लेते हैं और अपने जो नजदीक के प्रतिनिधि है उसको चुनने का
काम करता है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन, सहभागिता, सबके सहभागिता, तो इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो इस संबंध में एक स्लोगन वो जो दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ वाला यहाँ पे आपको जो सिद्धांत है वो यहाँ पे दिखाई देता है आपको। अब आइए कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मतलब होता है कि वो जो प्रतिस्पर्धा है, कि मतलब जैसे दो दल, जैसे केंद्र स्तर पे जैसे दो राजनीतिक दल आपस में लड़ते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, एक दूसरे की खामियों को बताते हैं, तो इसमें क्या होता है, तो कॉम्पिटेंसी ज्यादा यहाँ पे भी आपको जो है प्रतिस्पर्धा ज्यादा दिखेगा। तो पूर्व में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, खास करके 1993 से पूर्व, जब तक पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था, तो आप देखेंगे वहां पे बड़े बड़े जो जमींदार हैं, जिसकी इनकम काफी अधिक है, या जो फिर किसी भी रूप में बड़े तानाशाह किस्म के ग्रामीण क्षेत्रों में है, वही ग्राम प्रधान के रूप में चुन के आते थे। लेकिन आज के समय में जब से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दिया गया, तो आप देखेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसका किसी भी क्षेत्र में जिसकी जो है मतलब योग्यता है वो सर्वोच्च है, महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, युवा, ये सब चुन के वहां पे आ रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार से जो पहले का आपका जो कोई आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो ही आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कॉम्पिटेंसी यहाँ पे बढ़ा है, तो शासन में पारदर्शिता आपको अधिक दिखाई देगा यहाँ पे। अब आइए कि ग्राम पंचायत के जो काम है, पंचायती राज व्यवस्था के जो तीनों स्तर है, तीनों स्तर पे जो आपको काम दिखाई देगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कि छोटे छोटे जो आंगनबाड़ी होते हैं या बालवाड़ी का स्थापना किसी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, तो उसके शिक्षा संबंधी कार्यों का संचालन, या प्राथमिक विद्यालय है, तो उन सब की देखरेख की जिम्मेदारी भी एक कहीं ना कहीं पंचायत को दी गई है, जो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसके तहत हेल्थ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें जो है उसके भी निरंतर निगरानी करने की व्यवस्था पंचायतों के हाथ में दी गई है। गली मोहल्ले में लाइटिंग की व्यवस्था है, तो वो भी। उसके बाद देखिए मनरेगा जैसी योजना जो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आज के समय में वरदान साबित हो रही है, उसके भी संचालन का काम जो है पंचायत को दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे स्थानीय स्तर पे जो बहुत सारे हाटें लगती है, छोटी छोटी बाजारें, जहाँ पे वहाँ पे आसपास के सभी किसान अपने छोटे छोटे उत्पाद को लेके वहाँ पे बाजार में आते हैं और वहाँ पे वो बिक्री का काम करता है। तो इन सभी हाटों का संचालन भी इसी को। तो आप देखें कि जो भी क्षेत्र इनको दिया गया, उसको अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं या रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसका संचालन पंचायत बहुत ही अच्छे तरीके से, कुशल तरीके से वहां पे संपादित कर रही है। अब आइए कि एक्सप्लॉयटेशन जो है वो रुका है, मतलब कि कोई अगर डिप्राइव्ड क्लास था पहले, वैसे डिप्राइव्ड क्लास नाम का कोई चीज नहीं है, और हम लोग को यूज भी नहीं करना है कि ये कास्ट डिप्राइव्ड है, ये कास्ट डिप्राइव्ड नहीं, इन सब चीजों को आपको उपयोग नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। तो जो हमारे कुछ वंचित समुदाय हैं जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके थे, तो पूर्व में इसका उत्पीड़न जो है काफी अधिक होता था। लेकिन जब से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, तो चूंकि शासन जो है जनता के नजदीक तक पहुंचा, द्वार तक पहुंचा, तो इससे क्या उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो जो है कहीं ना कहीं उसमें एक रुकावट आई है। और अब उतना एक्सप्लॉयटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसा हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं या अंग्रेजों के जमाने में होता था, वैसा नहीं। क्योंकि तो इसमें कहीं ना कहीं पंचायत की भूमिका आपको यहाँ पे हमें दिखाई देता है। अब आइए जो ग्राम पंचायत है उसके अंतर्गत आप देखेंगे एक तो ग्राम प्रधान होता है जो मुखिया के रूप में वहां पे पंचायत के मुख्य कार्यों का संचालन करता है। एक सरपंच, यहाँ पे वैसे सरपंच कहीं कहीं मुखिया को भी कहा जाता है, लेकिन सरपंच जो वहां पे जो ग्राम कचहरी है उसको वो संचालन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे विवाद है दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में, उसको सुलझाने का काम जो है पंचायत के सभी प्रतिनिधि और बहुत सारे ग्राम सभा के सदस्य मिलके करते हैं। इससे क्या होगा कि पुलिस स्टेशन में जो है मामलों की संख्या में गिरावट आएगी। दूसरा, इससे क्या होगा, आपको न्यायालय में जो 3 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग है, तो उस पर भी बोझ बढ़ता जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी दिखाई देगा। तो जब पुलिस पे इस प्रकार के मामलों की संख्या
उसके पास नहीं जाएगी तो उस पे क्या होगा, तो इस प्रकार के मामलों का बोझ घटेगा। तो पुलिस जो है अपना अन्य काम की तरफ जो अपना अधिक ध्यान दे सके, कानून व्यवस्था को बनाए रखे, ट्रैफिक का संचालन अच्छे तरीके से कर सके, आपराधिक कृत्यों को रोकने का काम अच्छा से कर पाएगी। तो इस प्रकार से जो है पंचायती राज जो है छोटे मोटे बात को सुलझा के, और इस प्रकार से पुलिस और अदालत का जो ये सहयोग जो है इस रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये कुछ सकारात्मक प्रभाव, और सारे ढेर सारा सकारात्मक प्रभाव आप सोच सकते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में कभी भी जाएं या फिर बैठ के भी अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग करें तो आप और बहुत सारी जो इसके सकारात्मक प्रभाव है उसको आप लिख सकते हैं। एक और लिख सकते हैं कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था जो जो इसकी संकल्पना थी पंचायती राज को लाने के पीछे, वो भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई यहाँ पे देता है। निरंतर आप देखेंगे कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट जो है ग्राम प्रधान से बात करते हैं। इस 24 अप्रैल को भी किया गया। वर्तमान के जो महामारी के दौर हैं उसमें भी पंचायत को बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्वारंटाइन सेंटर के संचालन के तहत दी गई है। तो पंचायत यहाँ पे देखिए आप कितने बड़े भूमिका का निर्वहन यहाँ पे उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये सभी सकारात्मक प्रभाव हैं और आप लिख सकते हैं, लेकिन 5-6 कम से कम याद जरूर रखें, ठीक है। ये हो गया सकारात्मक प्रभाव। अब आइए जो है निगेटिव इम्पैक्ट। निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है क्या कोई ग्राम पंचायत का? अब देखने का प्रयास करते हैं, आपको देखने को मिलेगा ये सब जो पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे इनमें। सबसे पहले देखिए, आप अगर पंचायत के चुनाव अगर किसी राज्य में हो रहे हैं और अगर आप पंचायत में जाएं तो वहां पे क्या होता है कि अपने अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए वहां पे भी ग्रुपिंग्स बनता है, समूहीकरण होता है ग्राम सभा के सदस्यों का। तो ऐसे में क्या होता है कि एक प्रतिनिधि जब किसी दल का जीत जाता है और किसी दल का हार जाता है तो उसके बीच क्या होता है, शत्रुता जो है काफी लंबे समय तक दिखाई देता है। तो ग्राम सभा के जो सदस्य आपस में सब दिन मिल के रह रहे थे, पंचायत संबंधी ये चुनाव, चूंकि इस चुनाव में जो जनता का प्रतिनिधि होता है वो जनता का बहुत करीबी होता है। तो इसके अंतर्गत कोई अगर हार जीत हो तो एक लंबे समय तक आपको वहां पे शत्रुता का माहौल पूरे ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देता है। तो ये जो भ्रातृत्व की भावना है, बंधुता की भावना है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाधित होता दिखाई देता है और ये एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अब आइए एक्चुअल पावर। अब बताइए कि कोई SC/ST समुदाय का व्यक्ति अगर चुन के आता है प्रतिनिधि के रूप में कुछ मामलों में, या फिर अगर महिलाएं 1/3 सीट पे जो रिजर्व है वहां पे चुन के आती है, तो वहां पे क्या होता है कि आप देखेंगे जो उसके जगह पे जो उसके द्वारा किए गए काम को जो संपादित करने का जो काम है वो करता है उसके पति या भाई करेगा, या SC/ST समुदाय है तो कोई दबंग व्यक्ति जो होगा वही उसके बदले शासन चलाते रहता है। तो वास्तविक शक्ति जो है कहीं न कहीं इस वंचित और हाशिए पे जो समुदाय उसके हाथ में न रह के पूर्व की व्यवस्था के तहत ही कुछ दबंग लोगों के हाथ में, या महिला के बदला उसके पति या भाई किसी के हाथ में वहां पे जाता आपको दिखाई देता है। तो वास्तविक शक्ति का यहाँ पे आपको हस्तांतरण होता दिखाई देता है। अब वही न्यूक्लियस फैमिली क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवार की जो परिपाटी एक चली आ रही है लंबे समय से, उनके जो सकारात्मक परिणाम है वो अब कहीं ना कहीं उसका जो है लॉस होता दिखाई देगा। आपको दिखाई देता है कि जो संयुक्त परिवार वो टूट टूट के एक नाभिकीय परिवार न्यूक्लियस फैमिली में दिखाई देता है। तो ये भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियस फैमिली का जो आज के दौर में बढ़ना है वो भी कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था ने उसको ला दिया है, क्योंकि आप संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत कोई अगर महिलाएं अगर चुनाव लड़ना चाहे तो उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो कि न्यूक्लियस फैमिली में नहीं करना पड़ता। तो इसलिए जो है न्यूक्लियस फैमिली तेजी से बढ़ रहा है इसमें। अब आइए लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी टू रेगुलेट। मतलब आपको हेडिंग ये नहीं लिखना है, आपको मतलब हम ये तो समझने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। अब इसमें आप समझिए कि क्या होता है कि जो पंचायत स्तर पर जो ये लोग होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उसको वित्त के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं होती, किससे कैसे इसको मैनेज करना है, ना तो शासन प्रशासन के मामले में, ना कुछ ऐसे विशेष योग्यता को वो कभी कभी धारण करते हैं। तो मान लीजिए कि सरकार के द्वारा अगर टैक्सेशन का प्रावधान करने को पंचायत को दे दिया गया, तो चूंकि वित्त से संबंधित तो विशेष उसको अनुभव है नहीं, तो उसका रेगुलेशन में कभी कभी आपको अभाव दिखता है, तो वो नहीं कर पाता उसको अच्छा से। शासन प्रशासन का संचालन कई मामलों में आपको अच्छे तरह से होता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे
उसके पास तो उस प्रकार की कार्य क्षमता का अभाव है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक आपको नकारात्मक प्रभाव के रूप में दिखाई देगा। अब आइए रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से ऐसी उम्मीद की जाती है कि पंचायती राज की स्थापना के बाद उसको ऐसे शक्ति और अधिकार दिए जाएं ताकि वो अपना फंक्शन जो अच्छे तरीके से कर सके, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का वहां पे हस्तक्षेप आपको काफी दिखाई देता है। जैसे एक पद होता है वहां पे पंचायत सचिव का। पंचायत सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। पंचायत को अगर कोई काम करने में अगर मतलब परेशानी हो तो वो पंचायत सचिव उसको मदद करे, लेकिन पंचायत समिति अपने शक्ति का या फिर राज्य सरकार कहिए कि अपने तरफ से एक अतिरिक्त हस्तक्षेप, पंचायत सचिव एक इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने लगता है वहां पे। तो इस प्रकार ये कहीं ना कहीं पंचायत को अपना काम करने से रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। उसके बाद आई मनी। अब पंचायत चुनाव में भी आप जो चाहेंगे कि 5,000 10,000 रुपए से आप इलेक्शन लड़ लेंगे, तो वो आज के समय में संभव नहीं है। यहाँ पे भी एक प्रतिनिधि के द्वारा 5-5 10-10 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। तो ऐसे में जो आपका मूल कॉन्सेप्ट था कि सभी समुदाय, पिछड़े, वंचित सब इसमें चुनाव लड़ सकते हैं और मनी का खर्च कम है, लेकिन यहाँ पे तो मनी का खेल हमें दिखाई देता है। और जिनके पास पैसे हैं आज के समय वही पंचायत के चुनाव भी लड़ पाते हैं। तो ये कुछ नकारात्मक और आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब आइए स्पेशल प्रोविजंस इन बिहार। स्पेशल प्रोविजंस इन बिहार के अंतर्गत 2-3 बातों को ही ध्यान रखना है। पहला तो जो 1/3 सीटों पर महिलाओं का जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, उसके एक कदम आगे बढ़ते हुए उससे और बढ़कर राज्य सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा 50% महिलाओं का जो है उसमें रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत में। दूसरी बात की 50% महिलाओं का रिजर्वेशन तो दिया गया, लेकिन 54% महिलाएं आज के समय में जीत के वहां पे आ रही है। और एक बात रखें कि 2006 के बाद से इसका नियमित रूप से जो है चुनाव अब संपन्न किया जाता है बिहार में। और उसके बाद वर्तमान जो कोरोना महामारी का जो काल है, इसमें पंचायत को जो है राज्य सरकार के द्वारा पूरा जवाबदेह बनाया गया है। और इसमें एक बात रखें तो जो आप राज्य वित्त आयोग जो था, जो राज्य सरकार और पंचायत के बीच में जो धन का बंटवारा काम करता था, उसका भी गठन अब तक राज्य सरकार, बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो वहां पे कहीं ना कहीं एक राज्य सरकार की तरफ से वहां पे आपको एक समर्पण की भावना का वहां पे अभाव हमें दिखाई देता है। तो 3-4 बातों को यहाँ पे बिहार से रखें और सब चीजें यही सब बिहार के संदर्भ में भी लागू है। कंक्लूजन में आप हमेशा सकारात्मक लिखेंगे। बहुत सारी कमियां आपको यहाँ पे दिखाई दी, लेकिन आप जो है ये सुझाव वहां पे आप जरूर दीजिए कि इन सब चीजों को ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन तब भी पंचायत जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे कि उपर्युक्त बातों से, उपर्युक्त जो वर्णन है उससे स्पष्ट है कि निश्चित रूप से विकेंद्रीकृत शासन की स्थापना का उद्देश्य जो है वो हमें पूरा होता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भी इसके कुछ नकारात्मक प्रावधान हैं जिसे सॉल्व करने की जरूरत है। तो आने वाले सरकारों से या वर्तमान सरकार से ऐसी आशा की जा सकती है कि वो उपर्युक्त वर्णित नकारात्मक प्रावधान का समाधान करते हुए पंचायत को और ही सशक्त बनावे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक जो है सकारात्मक कंक्लूजन लिखना चाहिए। कुछ आप सुझाव भी दे सकते हैं, तो सुझाव इसी नकारात्मक में से आप कुछ बातों को यहाँ पे लिख दें। तो ये पूरा कंक्लूजन। तो एक व्यापक समीक्षा पंचायती राज व्यवस्था का 2 पार्ट में हमने किया, और इसको आप एक पूरा पढ़ के इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक आप व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करें पंचायती राज पे। आपको सब कुछ पता होनी चाहिए यहाँ पे, तब आप कोई क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में कुछ और विषय वस्तु के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे, और तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।